हेलो एवरीवन, दिस इज़ राजू दिवाकर। वेलकम टू ऑल माय चैनल कॉमर्स हंट। तो एस्पिरेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नेट एग्ज़ाम का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसके बारे में। जैसा कि वर्ष 2018 में दिसंबर के महीने में एनटीए ने जो नेट और जेआरएफ का जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था, तो उसी पेपर को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये पेपर है पेपर सेकंड कॉमर्स सब्जेक्ट का, ठीक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30। मतलब आज की इस वीडियो में टोटल 30 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे और जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे दिसंबर 2018 के, उसे हम कवर करेंगे जो अपकमिंग वीडियोस हैं उसमें। ठीक है, आशा करते हैं हमारी ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। ठीक है, तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है जो कि दिसंबर 2018 में सेकंड पेपर कॉमर्स के अंडर पूछा गया था। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट। ठीक है, तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। तो इसमें 4 जो ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं उसमें से आपको करेक्ट ऑल्टरनेटिव आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। तो पहला जो ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन नंबर ए, द पर्पस ऑफ इशूइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बाय सेबी इज टू ब्रिंग मॉनेटरी गेन्स टू इन्वेस्टर्स। सेकंड ऑप्शन है, सेबी हैज़ बीन कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। थर्ड ऑप्शन है, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। And last option is SEBI is constituted from amongst the directors of various stock exchange। तो इसका जो राइट आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेटिंग अप सेबी इज टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर। तो सेबी का जो मेन और इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसे प्रोटेक्ट करना है। और बाकी जो भी ऑल्टरनेटिव दे रखे हैं, ऑल्टरनेटिव ए, वी एंड डी, ये तीनों ऑल्टरनेटिव रॉन्ग है। क्लियर। तो इसमें एक ऑप्शन करेक्ट पूछा था जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्लियर। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं जिसमें लिस्ट ए और लिस्ट सेकंड दी गई है। जिसमें लिस्ट फर्स्ट में कुछ ऑप्शन दिए गए हैं और लिस्ट सेकंड में भी ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको इसमें क्या करना, करेक्ट मैच करना है। तो सबसे पहले जैसे लिस्ट फर्स्ट में हम पढ़ लेते हैं, राइवल फर्म्स, देन टेक्नोलॉजी, इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड एथिक्स इन बिजनेस। तो आपको जस्ट क्या करना है, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो जो भी मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है, तो उसमें आपको कीवर्ड्स ट्रैक करने होते हैं। ठीक है, अगर आप 4 ऑप्शन में से भी किसी एक या 2 के कीवर्ड ट्रैक कर लेते हैं तो आप करेक्ट ऑप्शन को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। ठीक है, जैसे राइवल फर्म्स है, तो राइवल जो फर्म्स हैं वो मोस्टली रिलेटेड होती हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से। ठीक है, तो जो राइवल फर्म्स हैं वो जो मोस्टली रिलेटेड होती हैं सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट से। मतलब ये किससे कनेक्टेड है, सेकंड ऑप्शन से। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। तो जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली आती है इंटरनल इन्वायरमेंट में। क्लियर। एंड जब हम बात करते हैं इम्प्रूविंग क्वालिटी, तो जो इम्प्रूविंग क्वालिटी हम किस रेफरेंस में बात करते हैं, ग्लोबल रेफरेंस में, यानी कि ये आएगा ग्लोबल इन्वायरमेंट में। और जो लास्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ एथिक्स इन बिजनेस। तो जो एथिक्स इन बिजनेस है ये कवर होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो राइट आंसर है, आप डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हो, तो इसमें जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्लियर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस की जो एक्सप्लेनेशन है अच्छे से समझ में आ रही होगी। क्लियर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बेसिकली जो पूछा गया है, कंबाइंड लीवरेज कैन बी यूज टू मेजर द रिलेशनशिप बिटवीन। तो आपने लीवरेज जो टॉपिक है वो पढ़ा ही होगा, ठीक है, अपने सिलेबस के अंडर। तो इसमें 3 टाइप्स के जो लीवरेज होते हैं, तो उसमें जो एक टाइप दिया गया है कंबाइंड लीवरेज। तो बेसिकली जो कंबाइंड लीवरेज है वो रिलेशनशिप बताता है सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर में।
तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, सेल्स एंड अर्निंग पर शेयर। तो EPS इज स्टैंड फॉर अर्निंग पर शेयर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन। तो मतलब जो डिफरेंट 4 ऑल्टरनेटिव्स दिए गए हैं, इसमें से ऐसा कौन सा ऑल्टरनेटिव्स है जो इंटरनल फैक्टर के अंडर इंक्लूड नहीं होता है। क्लियर? तो इसे वन बाय वन एक बार रीड कर लेते हैं, फिर डिस्कस करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर, इसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई कर लो। आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि ऐसा फैक्टर जो इंटरनल फैक्टर के अंडर इंक्लूड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए है प्राइस इलास्टिसिटी एज पर सेल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है। देन कंज्यूमर्स एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम कंपनी वाई पास्ट प्राइसिंग। ऑप्शन नंबर सी है कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट। एंड ऑप्शन नंबर डी है पोजीशन ऑफ प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट्स लाइफ साइकिल। तो द राइट आंसर इज आंसर नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर नंबर सी है दैट इज कंज्यूमर बिहेवियर फॉर गिवन प्रोडक्ट। मतलब किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, इसे इंटरनल फैक्टर ऑफ प्राइसिंग डिसीजन में इंक्लूड नहीं करते। जबकि जो ऑप्शन नंबर ए है प्राइस इलास्टिसिटी, देन कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस एंड पोजीशंस ऑफ प्रोडक्ट इन लाइफ साइकिल, इन तीनों एस्पेक्ट को कवर किया जाता है इंटरनल फैक्टर्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है। तो एक बार इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं, फिर करेक्ट मैच करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले इसमें लिस्ट ए और लिस्ट सेकंड दी गई है पहले की तरह। तो इसमें वन बाय वन जो ऑप्शन है उसे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो ए ऑप्शन है इसमें बताया है कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब। मतलब जब एम्प्लॉय क्या करता है, अपनी जॉब को टर्मिनेट करता है तो उसे कंपनसेशन मिलता है एम्प्लॉयर से। तो ये किससे कनेक्टेड है? ठीक है। तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन ऑप्शन नंबर बी है पेंशन रिसीव्ड बाय द विडोज ऑफ एन एम्प्लॉय। मतलब एक एम्प्लॉय की जो विधवा है उसे पेंशन रिसीव हो रही है, तो ये किससे कनेक्टेड है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। देन फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विसेज अब्रॉड। अगर आप आउट ऑफ इंडिया सर्विस रेंडर कर रहे हो और उसके लिए आपको फॉरेन अलाउंस मिल रहा है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट है अंडर इनकम टैक्स, इसके बारे में भी अभी जस्ट मैच करेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है, इसमें कितना तक आपको एडवांटेज मिलता है, तो इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है, तो इसमें सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए इज रिलेटेड टू द ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज कंपनसेशन रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर ऑन टर्मिनेशन ऑफ जॉब। तो ये बेसिकली मैच करता है प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रॉफिट्स इन ल्यू ऑफ सैलरी। ठीक है। नाउ पेंशन रिसीव बाय द विडो ऑफ एन एम्प्लॉय। ठीक है। तो किसी एम्प्लॉय की जो विडो है उनको पेंशन रिसीव हो रही है, तो इसका जो ट्रीटमेंट किया जाएगा, इसका ट्रीटमेंट किया जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर। ठीक है। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंडर इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी मैच होगा ऑप्शन नंबर 3 से। अब जो फॉरेन अलाउंस फॉर रेंडरिंग सर्विस अब्रॉड है, तो ये कनेक्टेड है ऑप्शन नंबर 4 से, मतलब फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। मतलब ये एक ऐसा अलाउंस है जो आप अब्रॉड में रेंडर कर रहे हो सर्विस और उसके लिए आपको फॉरेन अलाउंस मिल रहा है, तो इसका जो ट्रीटमेंट किया जाता है इनकम टैक्स के अंडर, इसे टोटली एग्जेम्प्ट किया जाता है। एंड लास्ट ऑप्शन है चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। तो जो चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस है ये एग्जेम्प्टेड है अंडर इनकम टैक्स, बट एग्जेम्पशन अप टू स्पेसिफिक लिमिट। जो स्पेसिफिक लिमिट बताई गई है उस लिमिट तक ये एग्जेम्प्टेड है और उसके बाद क्या है, टैक्सेबल है। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 5 हमने डिस्कस कर लिया, अब क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात कर लेते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 6 है द कंपनीज हैविंग बिजनेस इन अ लार्ज नंबर ऑफ कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड एट प्रेजेंट आर कॉल्ड। मतलब एक ऐसी कंपनी जिसके बिजनेस मल्टीपल कंट्रीज़ में हैं या आउट ऑफ अपनी कंट्री को छोड़कर अदर कंट्रीज़ में हैं, तो उस कंपनी को क्या बोला जाता है। तो यहाँ डिफरेंट टर्म्स मेंशन हैं, जैसे MNC, देन GCs, देन TNCs एंड MNCs। ठीक है।
जो ऑप्शन नंबर ए है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस, ऑप्शन नंबर बी ग्लोबल एंड कॉरपोरेशंस, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन एंड ऑप्शन नंबर डी दैट इज मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज ग्लोबल कॉरपोरेशंस। ठीक है, तो इसमें बात हो रही है कि मल्टीपल बिजनेस, ठीक है, और हैं जो अदर कंट्रीज़ में इस्टेब्लिश हो रहे हैं किसी कंपनीज़ के, तो उसे बोलते हैं ग्लोबल कॉरपोरेशंस। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इसमें डेट पूछी गई है। बैंकिंग एम्बर्ट्समेंट स्कीम वॉज इंट्रोड्यूस बाय RBI विद इफेक्ट ऑफ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए जो BOS मतलब बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम जो है वो कौन इंट्रोड्यूस करता है या किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है RBI। तो बेसिकली इसे RBI इशू करती है, ठीक है। और साथ ही साथ तो कब इंट्रोड्यूस की गई है ये स्कीम RBI के द्वारा, ठीक है, और कब इफेक्ट में आई है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दैट इज़ 1995। तो 1995 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस की गई है बाय RBI। क्लियर। तो बैंकिंग ओम्बड्समेंट इज़ बेसिकली क्या है, क्वासी जुडिकल अथॉरिटी फंक्शनिंग अंडर द बैंकिंग ओम्बड्समेंट स्कीम 2006। इसके अंडर ये फंक्शनिंग करती है और इससे जो RBI ने क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ अ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस from the point of the intersection of both less than and more than frequency curve is drawn, it gives the value of। तो सबसे पहले इसमें बोला गया है जो परपेंडिकुलर मतलब एक्स एक्सिस है, ठीक है, पॉइंट हम बना रहे हैं एक परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, बना के दिखा देते हैं आपको। आपने एक इस तरीके से एक एक्सिस बनाया, ठीक है, और इसमें आपने लेस देन और मोर देन वाली कंडीशन बना दी कि आपको पता है इस साइड पॉजिटिव्स फिगर्स होती हैं +1, ठीक है, +2 +3 और इधर नेगेटिव साइड होती हैं। तो अब इसमें बताया गया है कि जब आपने क्या किया है, एक परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉन किया है जिसमें लेस देन और मोर देन आपने शो किए हैं, तो ये बेसिकली क्या शो करता है, किसकी वैल्यू आपको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ एक तरह से एक लाइन है जिसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, और ये वैल्यू बेसिकली कौन बताता है, मीडियन। तो मीडियन बेसिकली क्या है, इज द वैल्यू विच डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट। तो यहाँ 2 पार्ट डिवाइड हो गए हैं, पार्ट नंबर 1 A और पार्ट नंबर 2, ठीक है, तो इक्वली डिवाइडेड हैं, तो ये वैल्यू इंडिकेट करती है मीडियन वैल्यू को। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आपको करेक्ट कोड को चूज़ करना है जिसमें स्टेटमेंट नंबर 1 और 2 दिए हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट रीड कर लेते हैं। एन आइडेंटिफाइबल ग्रुप ऑफ पीपल कंट्रीब्यूटिंग देयर एफर्ट्स टूवर्ड्स अटेनमेंट ऑफ गोल्स इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। तो मतलब एक ऐसा ग्रुप जिसमें कुछ आइडेंटिफाइड पीपल्स होंगे जो सभी मिलकर एफर्ट्स करेंगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल हैं उसे अचीव करने में। तो ये तो राइट एक्सप्लेनेशन है ऑर्गेनाइजेशन की, इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। अब सेकंड भी पढ़ लेते हैं। इन इट्स ब्रॉडेस्ट सेंस ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस फैक्टर्स प्रेजेंट इन अ गिवन एंड रिवर। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मतलब बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। ये क्वेश्चन है मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड। तो इसमें लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड दी है जिसमें दोनों को आपस में मैच करना है। तो अब सबसे पहले ऑप्शंस को रीड कर लेते हैं। जॉब कॉन्टेक्स्ट, जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, जॉब एक्टिविटीज़ एंड या वर्क एक्टिविटीज़, और लास्ट वर्क परफॉर्मेंस। तो सबसे पहले इसके जो ऑप्शन दिए हैं प्रोसीजर्स यूज्ड, वर्क शेड्यूल्ड, वर्क स्टैंडर्ड्स एंड सर्विस स्टैंडर्ड। तो जॉब कॉन्टेक्स्ट जो शेड्यूल्ड जॉब कॉन्टेक्स्ट है वो कनेक्टेड है वर्क शेड्यूल से, ठीक है। तो आप अपनी हिंट के लिए इसे शेड्यूल नोट डाउन कर लें कि जॉब कॉन्टेक्स्ट में हम बात करते हैं वर्क शेड्यूल की। अब बात करेंगे जॉब रिलेटेड टेंजिबल एंड इंटेंजिबल, तो इसके अंडर आ जाएंगे बेसिकली जो भी सर्विसेज हम रेंडर करते हैं वो इसके अंडर आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर वी इज़ कनेक्टेड टू द ऑप्शन नंबर 4। अब आता है वर्क एक्टिविटी। तो वर्क एक्टिविटीज़ में बात की जाती है जो भी प्रोसीजर्स हैं उसके बारे में। तो वर्क एक्टिविटीज इज़ कनेक्टेड टू द प्रोसीजर्स यूज्ड
एंड जो लास्ट ऑप्शन बचता है वर्क परफॉर्मेंस इज़ कनेक्टेड टू द स्टैंडर्ड। तो परफॉर्मेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड को मैच करते हैं, जो भी एक्चुअल स्टैंडर्ड है और जो हमारे एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड हैं उन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। उसके बेसिस पर हम क्या करते हैं, बेस्ट आउटकम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 तक अभी तक हमने क्वेश्चन सारे देख लिए, तो एक बार इसको तो मैंने आपको करेक्ट ऑप्शन बता दिया। आप क्लियर? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 10 का, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में वही रीज़न और असर्शंस के क्वेश्चंस दिए गए हैं, इसे रीड आउट करना है, फिर बताना है कि विच वन इज़ राइट और विच वन इज़ रॉन्ग। ठीक है, तो असर्शन में पूछा है, बताया गया है देयर एक्सिस कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शंस फॉर द फर्म इफ दिस इनकर लॉसेस। ठीक है, एंड ऑप्शन नंबर जो कि रीज़न है उसमें दिया है देयर प्रोडक्शन लेवल हैज़ टू रिमेन्स बिलो देयर इकोनॉमिक कैपेसिटी लेवल। तो जो असर्शन है और जो रीज़न है, तो बोथ आर करेक्ट एंड आर इज़ द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो मतलब क्वेश्चन नंबर जो 11 है उसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो मतलब ये दोनों ही आपस में करेक्ट हैं, और जो ऑप्शन नंबर जो रीज़न है वो असर्शन की राइट एक्सप्लेनेशन बताता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चन है, सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। तो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए एक्सप्लोटिंग द नॉलेज बेस्ड ग्लोबल इकोनॉमी, देन पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स, एंड ऑप्शन नंबर सी ग्लोबल इंडियन ट्रांजेक्शनल कॉरपोरेशन, एंड ऑप्शन नंबर डी क्लीन इन्वायरमेंट। तो इसका जो राइट आंसर है, जो कि सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म के अंडर नहीं आएगा, ठीक है, और जो राइट ऑप्शन है तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर। ठीक है, तो स्टूडेंट आप भी अपने है ना क्वेश्चन के साथ साथ अपने राइट आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और अपने जो टोटल 30 क्वेश्चन है उसमें से स्कोर आइडेंटिफाई कीजिए कि आप 30 में से कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 जो कि मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, और आपने देख लिया होगा कि काफ़ी क्वेश्चन हैं जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड पूछे जाते हैं एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं लिस्ट फर्स्ट में, और लिस्ट सेकंड से आपको मैच करना है। तो इसमें है क्लेम्स, देन फ्रिंज बेनिफिट एंड परक्विजिट्स। तो जो क्लेम्स है वो कनेक्टेड है ऑप्शन नंबर सेकंड, जिसमें इंक्लूड है टेलीफोन, मोबाइल अलाउंसेस, इंटरनेट अलाउंसेस एंड मेडिकल अलाउंसेस। ठीक है, तो क्लेम इज़ कनेक्टेड टू द ऑप्शन नंबर सेकंड। जो फ्रिंज बेनिफिट है वो कनेक्टेड है ऑप्शन नंबर थर्ड, जिसमें बात की गई है कैंटीन, यूनिफॉर्म एंड एक्सीडेंट रिलीफ की। और जो परक्विजिट्स हैं इसमें इंक्लूड होते हैं कंपनीज़ की जो भी कार है, क्लब मेंबरशिप है, हॉलीडेज़ जो भी पेड फॉर्म में हैं, और फर्निश्ड जो हाउस है जो प्रोवाइड किया जाता है, ये सब आएंगे परक्विजिट्स के अंडर। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है द मोनोपोली इन्वॉल्व्स अ सोशल कॉस्ट मेनली ड्यू टू इट्स एम्फेसाइसिस ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन है अर्निंग नेट प्रॉफिट इन ऑल पॉसिबल सिचुएशन, ऑप्शन नंबर वी चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फ्रॉम डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ बायर्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट, ऑप्शन नंबर सी अटेम्प्टिंग टू ऑल स्टॉल एंट्री ऑफ अदर फर्म्स इन द मार्केट, एंड ऑप्शन नंबर डी लोअर आउटपुट एट अ हायर कॉस्ट इन अ नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लोअर आउटपुट एट अ हायर कॉस्ट इन अ नॉर्मल प्रॉफिट सिचुएशन। क्लियर? ऑप्शन नंबर 15, इसमें आपको क्या करना है, जो डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं उसे आपको करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ स्टाफिंग इन द करेक्ट सीक्वेंस। तो स्टाफिंग प्रोसेस के जो स्टेप्स हैं उसे फ्रेम करना है। तो सबसे पहले वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले स्टाफिंग प्रोसेस में आता है रिक्रूटमेंट। ठीक है, रिक्रूटमेंट के बाद किया जाता है सिलेक्शन, और सिलेक्शन के बाद क्या किया जाता है इंडक्शंस एंड ओरिएंटेशन दिए जाते हैं कि मान लो आपने रिक्रूट कर लिया किसी एम्प्लॉयज़ को, फिर उसका सिलेक्शन किया, देन उसके बाद आप क्या करोगे, उसे इंट्रोड्यूस करोगे अपने एनवायरनमेंट से, ओरिएंटेशन प्रोवाइड करोगे, और इसके बाद क्या होगा कि उसे आप उसका क्या करोगे, परफॉर्मेंस अप्रेज करोगे।
ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल करोगे और परफॉर्मेंस अप्रेजल के बेसिस पर आप आइडेंटिफाई करोगे उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स और कुछ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव है तो आप क्या करोगे, उसका प्रमोशन कर दोगे, और नेगेटिव है तो आप उसका क्या करोगे, ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। पर जो ट्रांसफ़र है दो तरीके से होता है, एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र, अगर परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप पॉजिटिव ट्रांसफ़र कर सकते हो, परफॉर्मेंस अच्छी है तो आप क्या कर सकते हो, नेगेटिव ट्रांसफ़र कर सकते हो। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जैसे आप मैच कर सकते हो, जैसे कि हमने रिक्रूटमेंट को पहला ऑप्शन दिया है, देन सिलेक्शन, देन इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, देन ट्रांसफ़र एंड ट्रांसफ़र लास्ट में आएगा, देन उससे पहले आएगा परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिमांड्स स्टेट कंज्यूमर आर एडिक्वेटली बाइंग ऑल द प्रोडक्ट पुट इनटू द मार्केट प्लेस। मतलब जो कंज्यूमर है वो क्या कर रहा है, बाय कर ले रहा है जो भी प्रोडक्ट हैं उन सभी को, बाइंग ऑल द प्रोडक्ट्स पुट इन द मार्केट प्लेस। तो इस डिमांड को हम बोलते हैं फुल डिमांड। क्या बोलते हैं, फुल डिमांड। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड सेकंड है, इसे रीड कर लेते हैं, फिर इसके अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है उसे आइडेंटिफाई करते हैं। थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयड डाई एवरी डे इन अ फैक्ट्री ड्यू टू एन एक्सीडेंट। मतलब इसमें बोला गया है कि थाउजेंड्स ऑफ जो एम्प्लॉयज़ हैं वो उनकी क्या होती है, डेथ हो जाती है एवरी डे। तो ऐसा तो कोई फिक्स नहीं कि थाउजेंड्स ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वो क्या करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड है, टू मेक एन एक्सीडेंट फ्री प्लांट्स एड टू कॉस्ट एंड डिक्रीज प्रोडक्टिविटी। मतलब क्या है कि अगर एक्सीडेंट फ्री प्लान बनाना है तो कॉस्ट को आप ऐड कर दो, मतलब इंक्रीज़ कर दो, और जो प्रोडक्टिविटी है डिक्रीज़ कर दो। तो ये ऑप्शन भी गलत है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट और दोनों गलत हैं। तो इसका मतलब जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें, बोथ द स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर इनकरेक्ट। क्लियर। तो 17 का जो राइट आंसर है, ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। और आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए कि आपके अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। क्लियर। और अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई किसी भी तरीके का डाउट है तो आप है ना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपनी क्वेरीज को बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑब्जर्वर कंट्री ऑफ द शार्क। तो शार्क की जो ऑब्जर्वर कंट्री है वो कौन नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ कैनेडा। कैनेडा क्या है, ऑब्जर्वर कंट्री नहीं है, इसमें नॉट पूछा है। तो कौन कौन है, ईरान है, चाइना है एंड यूएसए है। क्लियर। तो बेसिकली जैसा कि आप सभी को पता होगा, जो सार्क की जो फुल फॉर्म है आप सभी को पता होना चाहिए। सार्क इज स्टैंड फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, जिसे सार्क के नाम से जानते हैं। वॉज इस्टेब्लिश विद द साइनिंग ऑफ द सार्क चार्टर्ड इन ढाका ऑन 8 अगस्त 1985। मतलब 1985 8 अगस्त को इसका क्या किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। और जो 8 मेंबर स्टेट हैं जो सार्क के अंडर इंक्लूडेड हैं, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, भूटान, मालदीव एंड नेपाल, ये 8 मेंबर स्टेट सार्क के अंडर इंक्लूडेड हैं। और इसमें पूछा गया है ऑब्जर्वर कंट्रीज़। तो कुल मिलाकर जो 9 जो ऑब्जर्वर कंट्री हैं वो सार्क के अंडर आती हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, देन इसके बाद मॉरिशस, म्यांमार एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ये इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है आप सभी के लिए, एग्जाम के पर्पज से बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांड इन अ कैटेगरी। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है अगर आप मल्टीपल ब्रांड कैटेगरी को इंट्रोड्यूस करते हो इन अ मार्केट। ठीक है, तो इसे एक बार रीड कर लेते हैं। इंक्रीजिंग सेल प्रेजेंस एंड रिटेलर डिपेंडेंस इन द स्टोर, then yielding economics of scale in advertising, sales, merchandising and physical distribution. Option number C is decreasing internal competition within the firm and attracting consumers seeking variety who may otherwise have switched to another brand.
तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज डिक्रीजिंग इंटरनल कंपटीशन विद इन द फर्म। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंट्रोड्यूसिंग मल्टीपल ब्रांड इन अ कैटेगरी, तो इसके अंडर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द असर्शन एंड रीजंस, जिसमें असर्शंस हैं डाटा बेसिस असिस्टेंट मार्केट सेगमेंटेशन, स्पेशली बिहेवियरल सेगमेंटेशन सच एज डेवलपिंग लॉयल्टी सेगमेंटेशन। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। रीज़न देख लेते हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट जिसे CRM बोलते हैं, डाटा बेसिस हैव बिकम एन एसेट्स फॉर द एनालिसिस ऑफ कस्टमर बिहेवियर। तो ये भी बिल्कुल राइट है। इसका मतलब ऑप्शन ए है, ए एंड आर इज करेक्ट एंड आर इज द राइट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्लियर। तो दोनों ही जो स्टेटमेंट थे दोनों ही ट्रू हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है स्कीमिंग इन ई बैंकिंग इज़ अ मेथड, मतलब ई बैंकिंग में एक मेथड है स्कीमिंग। ये बेसिकली किससे कनेक्टेड है, तो ये तो डायरेक्ट आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। ये कनेक्टेड है स्टीलिंग क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन से ये कनेक्टेड है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट है। इसके अदर ऑप्शन पढ़ने की भी नीड नहीं है। ठीक है, आप रीड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 22 है एवरीवन बेनिफिट्स विद द फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी इज द अंडरलाइंग अजम्पशन ऑफ विच ऑफ द वन इज वन द अप्रोच अजम्पशंस ऑफ विच वन अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन। मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप के अंडर और इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंडर कौन सा अप्रोच इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यूनिटरी अप्रोच। यूनिटरी अप्रोच मतलब क्या होता है, एक यूनियन कॉरपोरेशन, ठीक है, इससे कनेक्टेड है। तो इसमें बेसिकली क्या है, एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन दे फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट, मतलब हर किसी को बेनिफिट मिलेगा जब वो कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रमोशन में क्या करेंगे, अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें बोला है सेल ऑफ द फर्म इज रुपीज़ 40 लाख, वेरिएबल कॉस्ट रुपीज़ 10 लाख, फिक्स कॉस्ट रुपीज़ 15 लाख एंड इंटरेस्ट रुपीज़ 5 लाख। कंबाइंड लीवरेज ऑफ द फर्म विल बी, तो इसमें आइडेंटिफाई करना है आपको कंबाइंड लीवरेज। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तो पता चल गया कि आपको क्या आइडेंटिफाई करना है, कंबाइंड लीवरेज आइडेंटिफाई करना है। अब आपको क्या क्या वैल्यू दे रखी है, इसमें वैल्यू आपको दे रखी है सेल्स है, देन वेरिएबल कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट है और इंटरेस्ट है। तो सबसे पहले जो कंबाइंड लीवरेज का एक सिंपल फार्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीटी। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन पीवीटी और कंट्रीब्यूशन बेसिकली क्या होता है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट है, तो सेल्स आपकी कितनी है 40 लाख। ठीक है, 40 लाख में से आप क्या करोगे, वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर दोगे, तो वेरिएबल कॉस्ट है आपकी 10 लाख। क्लियर। अपॉन इसमें बोला है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको क्या करना है, 40 लाख में से लेस करना है जो भी कॉस्ट है। फिक्स आपकी थी वेरिएबल है आपकी 10 लाख और फिक्स है 15। ठीक है, तो 15 और साथ ही साथ आपको लेस करना है जो इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से जब आप इसका आंसर आइडेंटिफाई करोगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऊपर आप करोगे तो 30 अपॉन 10 एंड 10 20 30 तो 10 आ जाएगा। तो जब 0 से 0 लेस करोगे तो आपका जो राइट आंसर मतलब कट करोगे तो राइट आंसर आपका है 3। तो कंबाइंड लिवरेज की जो वैल्यू है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ठीक है, तो आपको बस फार्मूला लर्न होना चाहिए, कंट्रीब्यूशन अपॉन प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें बोला है अंडर सेक्शन 194 1B ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 एन इंडिविजुअल और HUF who is not required to get his accounts audited under section 44 AV who is responsible for paying to a resident any rent shall deduct income tax for the use of any land and building or both if the rent exceeds। तो इसमें जो रेंट एक्सिट्स कितना होना चाहिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50,000 पर मंथ। ठीक है, जिसमें आपको 5% TDS डिडक्ट करना पड़ेगा।
ऑप्शन नंबर 25 है, दैट इज़ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। तो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का एडवांटेज कौन नहीं है इन ऑप्शन में से, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये आइडेंटिफाई कर लो आपको क्वेश्चन में पूछा क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 25, इसमें जो ऑप्शन दिए हैं, स्कोप फॉर रिसेंटमेंट देन जेलरीज एंड हर्ड वंस आर अवॉइडेड। ऑप्शन नंबर बी है बेनिफिट्स ऑफ न्यू स्किल्स, न्यू टैलेंट्स एंड न्यू एक्सपीरियंसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर अवेलेबल। एंड ऑप्शन नंबर सी इज compliance with reservation policies become easy। एंड ऑप्शन नंबर डी इज गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड। तो इसका जो एडवांटेज नहीं है, जो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के अंदर नहीं आता, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, गुड परफॉर्मेंस इज रिवार्डेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 है, व्हेन आरबीआई रिड्यूस सीआरआर इट रिजल्ट इनटू। जब आरबीआई सीआरआर को रिड्यूस करती है तो इसका रिजल्ट क्या आता है। तो इसका सिंपल जो रिजल्ट आता है, इंक्रीज इन लैंडेबल रिसोर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बाकी ऑप्शन इज़ रॉन्ग। ऑप्शन नंबर ए भी रॉन्ग है और सी भी रॉन्ग है एंड डी भी रॉन्ग है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 तक हमने सॉल्व कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है, और बाकी 30 क्वेश्चन के बाद जो भी क्वेश्चन रह जाएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 27 है, द इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 हैज़ बीन प्रमोटेड बाय विच कॉम्बिनेशन ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट जो ऑप्शन दिए हैं आप इसे रीड कीजिए और अपना इसका करेक्ट ऑप्शन देने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन है अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्लेरेशंस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, और ऑप्शन नंबर डी है अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड फॉर इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक सेक्टर्स। तो इसमें बोला है कौन सा कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज़ फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो कौन सा इसमें नहीं आएगा, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें नहीं आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, जो कि मैच द फॉलोइंग से कनेक्टेड है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को देख के ही आइडेंटिफाई कर सकते हो आंसर। बैलेंस ऑफ ट्रेड, जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एक टर्म्स आता है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो ये कनेक्टेड है ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इज़ वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स ऑफ अ कंट्री। ठीक है, अब ये तो हो गया। अब जब बैलेंस ऑफ ट्रेड की बात करते हैं तो बैलेंस ऑफ पेमेंट किससे कनेक्टेड है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कनेक्टेड होता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन अ कंट्रीज रेजिडेंट्स एंड रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, इसके बाद आता है करेंट अकाउंट। तो जो करेंट अकाउंट कनेक्टेड है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिलैटरल ट्रांसफ़र ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और ऑप्शन नंबर डी कैपिटल अकाउंट जो कनेक्टेड है ऑप्शन नंबर सेकंड से ट्रांजेक्शन लैंडिंग टू चेंजेस इन फाइनेंशियल असेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द कंट्री। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर और राइट मैच है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। और इस क्वेश्चन पेपर की जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। टेलीग्राम पर जाकर आप कॉमर्स हंट से टेलीग्राम ग्रुप को सर्च कीजिए और ज्वाइन कीजिए। जो हमारा यूट्यूब चैनल का लोगो है, सेम लोगो हमारा यूट्यूब टेलीग्राम चैनल का भी है, और जो अदर सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। इसमें बोला है चूज़ द करेक्ट कोड ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला है पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट अमंग एम्प्लॉय ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ ग्रेट कंट्रीब्यूशन इन एनहेंसिंग प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस बट दे डू नॉट अपीयर एज एन एसेट्स इन द बैलेंस शीट। तो इसमें बोला है जो पंक्चुअलिटी एंड टीम स्पिरिट है वो अपना कंट्रीब्यूशन और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रॉफिट को एनहेंस करने में, बट उनको कहीं भी शो नहीं किया जाता जो भी बैलेंस शीट है उसमें। इसके बाद स्टेटमेंट सेकंड में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट रिफ्लेक्ट द करेक्ट फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस। तो जैसा कि आप सभी को पता है जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कंपनी की फाइनेंशियल और लिक्विडिटी पोजीशन बताते हैं, और इसमें किसी भी तरीके से रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, मतलब दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। अब आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, और इसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है एक क्वेश्चन पेपर में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सेकंड पेपर में।
नाउ क्वेश्चन 30, चूज द करेक्ट कोड फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट बीइंग करेक्ट और इनकरेक्ट। और स्टेटमेंट नंबर 1 है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आईपी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ द ह्यूमन इंटेलेक्ट। नाउ स्टेटमेंट सेकंड है आईपीआर डज नॉट इंक्लूड ट्रेड सीक्रेट्स एंड मोरल राइट्स। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो इसमें जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये बिल्कुल करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड में डज नॉट लिख गया है। ठीक है, अगर ये डज नॉट नहीं होता तो ये करेक्ट हो जाता है। इसमें ये बोला है आईपीआर इंक्लूड नहीं करता जो भी ट्रेड सीक्रेट्स हैं और मोरल राइट्स हैं, तो आईपीआर इन दोनों की बात करता है। तो आई होप स्टूडेंट आज के सेशन का ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा, आपने लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और ऐसे एस्पिरेंट जिन्होंने अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसके भी क्लिक कीजिए, जिससे आने वाले सभी अपडेट्स और जो भी करंट और अपडेटेड वीडियोस हैं और उसके जो नोटिफिकेशन हैं आपको टाइम से मिल जाएँ। अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी आप हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं कॉमर्स के नेम से। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द एस्पिरेंट फॉर अपकमिंग एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। बाय बाय।